हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द OMR शीट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस का MCQ सीरीज़ जो इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं रेल का, चाहे SSC का बोलें या फिर UPSC के एग्ज़ाम्स में ये आपको बहुत काम में आएगा। तो फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे पहले 2-3 चैप्टर्स हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसी फोर्स से या फिर मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं है, या दूसरा एक चैप्टर है अलग से। तो इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा डिस्कशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप आर्यहंत का जो एक बुक है जनरल साइंस का एनसाइक्लोपीडिया, या फिर आप लूसेंट का बात बोले तो उनमें ये मैंने देखा ये इसके चैप्टर में इस चैप्टर को एक जिक्र है नहीं, लेकिन इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। पहले थ्योरी, उसके बाद आपको मिलेगा इसका रिलेटेड जो भी MCQs हैं, शायद 30 या 35 MCQs मैंने कलेक्ट किए हैं, अच्छे MCQs जो बहुत ही रिलेवेंट MCQs हैं। तो MCQs से सारे थ्योरी क्लियर तो होंगे नहीं, लेकिन थ्योरी में जो हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको जितना भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ मिल जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से, ये इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो जैसे देख रहे हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है इलेक्ट्रो पार्ट और एक है मैग्नेटिक पार्ट, ठीक है। और वेव्स, तो वेव्स का डिस्कशन हम अलग से करेंगे, जिसमें हम वेव्स के क्लासिफिकेशंस करेंगे, वेव्स का यूज़, साउंड वेव्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सब कुछ होगा, वो दूसरा चैप्टर है। इसमें हम फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जाने से पहले हम कुछ टर्म्स का डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन, एक रीजन है, एक जगह है अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल, किसके अराउंड, चार्ज्ड पार्टिकल के अराउंड, और या फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड, जिस फील्ड में विद इन व्हिच अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस ए फोर्स। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए एक रीजन है, इसी स्क्रीन को मान लीजिए एक रीजन है, ये तो 2 डायमेंशनल है। अगर 3 डायमेंशन में एक रूम के अंदर अगर हम रूम में कहीं पर भी एक चार्ज्ड पार्टिकल को रख दें, चाहे एक प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसका जो चारों ओर का जो स्पेस है, मतलब जो वॉल्यूम है, स्पेस है इसके चारों तरफ, उस स्पेस को वो मॉडिफाई कर देगा। पहले जब चार्ज नहीं था तो वो स्पेस का कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग था, अभी चार्ज आ गया, यहाँ पर चार्ज को रख दिया गया है, तो उसने क्या किया, इस चार्ज ने उसके चारों ओर जो इसके अराउंड जो स्पेस है उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। अब उस स्पेस में अगर दूसरा कोई चार्ज्ड पार्टिकल आ जाए, मान लीजिए ये कैपिटल Q है चार्ज, इसका ये है Q, तो ये क्या करता है, ये जो कैपिटल Q है इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन ऐसे बनाता है कि उस रीजन में अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो पहले वाला चार्ज पार्टिकल दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स अप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को ऐसे मॉडिफाई कर देता है कि उस रीजन में अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, यहाँ पर इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो सेकंड अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर आ जाए तो ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, इस सेकंड पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, मान लीजिए Q2 को पहले हमने इस रीजन में रखा, अब Q2 क्या करेगा, इसके चारों ओर जो रीजन है, स्पेस है, उसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। अब उस रीजन में अगर Q1 को हम बाहर से लेकर आके यहाँ पर रखते हैं तो Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, वो तो ये चार्ज का जो टाइप है या नेचर है उससे ही समझ में आता है, तो वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर होगा उसमें करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप यही समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, जिस रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम रख दें तो उस चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स लगता है। अब सेकंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक रीजन है। ये मैग्नेटिक, देखिए चार्ज पार्टिकल क्या तैयार करते, क्या बनाता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे बनता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है।
विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, किससे बनता है, मूविंग चार्जेस। अगर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी एक ले लीजिए, मूविंग चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो देखिए पहले वाले डिस्कशन में चार्ज को हमने यहाँ पर एक स्टेशनरी रखा था, एक जगह पर रख दिया था, तो उस चार्ज ने यहाँ पर इस अराउंड क्या बनाया, उस चार्ज ने अराउंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अभी मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है विथ सम सर्टेन स्पीड v, तो क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, लेकिन वो एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को रखें या फिर किसी कंडक्टर को रखें या फिर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल को रखें जो मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। देखिए क्या लिखा है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ऑल्सो ए मूविंग चार्ज और ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए कोई वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, या फिर एक चार्ज जस्ट मूव कर रहा है, वायर के बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी अगर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज, या फिर एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस चार्ज को या फिर इस कंडक्टर को, ठीक है, धीरे धीरे पढ़िएगा आप इसको, अगर रख दे कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है या फिर ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है या वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो फोर्स फील करता है। तो इसका दो, पहले वाला जो था इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे वाला जो क्या था इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रख दे तो चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मूविंग चार्ज को रख दें या फिर एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर को रख दें, तो वो कंडक्टर या फिर मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम आते हैं मेन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एक पहले तो ये वेव है, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपागेट थ्रू स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो वेव एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन उसमें कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये ट्रांसवर्स का चक्कर क्या है, देखिए दो टाइप का वेव्स होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पर बस हमने इसका डिस्कशन हम नहीं करें, जिक्र तो कर दिया लेकिन डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल एक होता है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स को हम यहाँ पर डायग्राम से दिखा देते हैं, सिर्फ डायग्राम से नहीं, यहाँ पर और भी कुछ है। ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि एक रूम है, ये एक रूम है, ये बॉक्स है या ये रूम कुछ भी मान लीजिए आप इसको, और देखिए अब ठीक है। तो अगर हम इस वॉल को कंसीडर करें, दिस वॉल, ठीक है, इस वॉल को अगर हम कंसीडर करें, ये वॉल है, इसको भी अगर कंसीडर करें, और नीचे वाला वॉल जो है मतलब 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर और ये 3 नंबर, मतलब ये साइड वाला, ये नीचे वाला और वो पीछे वाला, ये पीछे वाला वॉल। तो ये 3 जो वॉल हैं, ये 3 वॉल जहाँ पर मिलते हैं, हाँ ये दीवार जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर देखिए 3 लाइंस बने हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये वाला है। तो ये 3 लाइन को अगर मैं अलग से ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन, जिसका आपका कुछ आइडिया तो होना चाहिए। अपने पिछले क्लास में, नीचे जो क्लासेस हैं लोअर क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा वो इसके बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन में ऊपर की तरफ अगर हम वाई एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस की तरफ ये और जेड एक्सिस ये हो गया। तो क्या होता है कि ये जो दीवार है, ये वाला जो दीवार है, मतलब कौन सा दीवार, ये 2 नंबर वाला दीवार, ठीक है, 2 नंबर वाला दीवार, इस दीवार में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का
ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दीवार में ऊपर नीचे होने वाला है, इस दीवार में अलोंग दिस वॉल या फिर इस दीवार में पैरेलल होकर ऊपर नीचे, मतलब इसका फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, आइदर दिस साइड होगा या फिर दिस साइड होगा, ऊपर या फिर नीचे। हाँ, और क्या होगा, और इसका फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए, ये देखिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम है, उसके बाद ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद फिर ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद फिर ज़्यादा मैक्सिमम, उसके बाद फिर घट रहा है, घटते घटते फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा फिर ऊपर फिर नीचे, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग। मतलब जो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किस दीवार के अलॉन्ग है, ये है दूसरे नंबर दीवार के अलॉन्ग है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किस दीवार के अलॉन्ग है, देखिए यहाँ पर, इसको हम अगर यहाँ पर देखें तो तीसरा जो मतलब जो फ्लोर है, हाँ, इस फ्लोर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लोर के अलॉन्ग है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कहाँ पर, ये डॉटेड लाइन हम दे देते हैं इसको, डॉटेड लाइन, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला में। तो देखिए, ये दीवार, ये जो 2 नंबर दीवार है और 3 नंबर दीवार है, ये अपने आप में परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री एंगल बनाए हुए है। ऐसे ही ये जो एक्स एक्सिस है वो, ये जो एक्स एक्सिस है वो दोनों दीवार पर क्या हुआ है, ये जो दोनों दीवार 2 नंबर और 3 नंबर दीवार ये एक्स एक्सिस पे मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऐसे, मतलब दीवार को भेद करके आ रहा है और जा रहा है किस तरफ, वेव एक्स एक्सिस की तरफ वेव जा रहा है। तो ये तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ, येलो वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो ब्लू वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड है। येलो वाला स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ से होता है, स्टार्ट 0 से। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुआ, उसी एक ही टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हुआ, हाँ कि नहीं, ऐसे हो रहा है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घटकर 0 यहाँ पर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटकर यहाँ पर 0 हो रहा है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ गया तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए दूसरी तरफ गया, ये इस तरफ था, अभी वो दूसरी तरफ हो गया। दूसरी तरफ जाके जब मैक्सिमम हुआ उसी टाइम पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम हुआ। इस लाइन को फॉलो कीजिए तो समझ में आपको आएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। फिर से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़कर फिर 0 हो गया माइनस से, अब मैग्नेटिक फील्ड भी माइनस से क्या हुआ, 0 हो गया। ऐसे ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव में मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव में मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव नेगेटिव में मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो इसको हम कहते हैं इन फेज, ठीक है, इन फेज रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं इन फेज रिलेशन, मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है, इसका फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्री। तो इसको आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, मतलब वेव जा रहा है इस तरफ, तो वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये तीनों डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब कुछ और यहाँ पर डिस्कशन, यहाँ पर देखिए, वैक्यूम में, मतलब जहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है वहाँ पर हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड होता है लाइट के स्पीड के बराबर। कितना है ये याद रखिएगा आप, c मतलब लाइट का स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ऐसा यूनिट है स्पीड का। अगर दूसरी मीडियम पर चले जाए, मतलब मान लीजिए पानी में, कांच में, ऑयल में, हाँ, डायमंड में, ग्लिसरीन में, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डिफरेंट वेव्स होते हैं उनका स्पीड भी अलग अलग हो जाएगा और कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वैक्यूम में, जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है। और अगर किसी दूसरे मीडियम में चले जाएँ तो स्पीड कम हो जाता है। वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो अभी अब हम डायग्राम में वेवलेंथ को दिखाएंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब देख लीजिए। ये देखिए, ये वेवलेंथ है ना, तो ये वेवलेंथ क्या होता है, देखिए येलो वाला जो टॉप पोजीशन है, यहाँ पर येलो वाला टॉप पोजीशन है, यहाँ से लेकर इस दूरी को हम बोलेंगे वेवलेंथ, मतलब एक वेव का जो लेंथ है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये देखिए, ये ब्लू वाला टॉप पोजीशन ये वाला है, और पहले वाला ब्लू वाला का टॉप पोजीशन कौन सा था, ये टॉप पोजीशन था ये वाला,
ये देखिए ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों डिस्टेंस सेम या फिर बराबर डिस्टेंस है। ये वाला एरो रेड कलर का और ये वाला एरो रेड कलर का, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन है, कितना ऑसिलेशन होता है, तो आप जस्ट यही समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, वो वेव चैप्टर में, पार्टिकुलर जो वेव चैप्टर है वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को अच्छे से। तो एक रिलेशन होता है, स्पीड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, इट नेवर चेंजेस। चाहे वेव किसी भी मीडियम में चले जाए, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता है। अगर वेवलेंथ घट जाए तो स्पीड भी घट जाएगा, अगर वेवलेंथ बढ़ जाए तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल एक क्वेश्चन होता है, इससे बनता है क्वेश्चन। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, देखिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, JC मैक्सवेल। तो मैक्सवेल साहब ने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटर का चार्जिंग को। अगर जिसका थोड़ा सा भी साइंस बैकग्राउंड है वो उसको समझ सकता है, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड जिनका नहीं है और उनका भी कैपेसिटर में समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिलचस्पी नहीं हो रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ ये देखिएगा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ए डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इस लाइन को आप याद रखिएगा बस। बाद में समझने में टाइम अभी लगेगा क्योंकि हमने कैपेसिटर का डिस्कशन अभी नहीं किया है। तो आप सिर्फ ये मान लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में चेंज हो रहा है, किसी जगह में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये वहाँ पर एक करंट का इक्वल डायमेंशन का एक क्वांटिटी फ्लो होता है, जिसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। हम नहीं, उन्होंने पहले मैक्सवेल साहब ने ये सबसे पहला नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि हमें मालूम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जो जनरेशन था उसमें हमने लिखा था, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो एक क्वांटिटी है और जिसका करंट से डायमेंशन मैच करता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो हम घुमा फिरा के ये बोल सकते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट होता है एक टाइप का, और ये करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी हम बोल सकते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट से मैग्नेटिक फील्ड, आप जस्ट इसी लाइन को याद रखिए बस, और कुछ नहीं। अभी आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर डायग्राम दे दिया है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्या है। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल टू एक्सटेंड एम्पियर्स लॉ। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वहाँ पर एम्पियर लॉ को हम अगर कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैक्सवेल ने एक आइडिया दिया था। अब एम्पियर लॉ आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, लेकिन हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर का अभी फिलहाल स्किप किया है। तो आप जस्ट यही याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से जनरेट होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कोई एक्चुअल में करंट तो है नहीं, क्योंकि करंट फ्लो होता है चार्ज के फ्लो होने से। चार्ज अगर किसी एरिया से बहुत सारा चार्ज अगर फ्लो हो जाए, तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसके परिमाण को या फिर उसकी क्वांटिटी को हम करंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कोई चार्ज, डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई एक्चुअल चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको एज सच करंट नहीं बोलते, कि लेकिन इसको नाम दिया जो कि इसका डायमेंशन है करंट के साथ मैच करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वेयर ट्रेडिशनल करंट इज़ नॉट प्रेजेंट, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी अभी जो था वो क्या था, वो पूरा थ्योरेटिकल था, मतलब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के टाइम डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्सवेल द्वारा। अभी तो वो तो थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन डिस्कवरी में ये आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन 3 लाइन्स, ये 3 सेंटेंसेस से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट करंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सो आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बस यही 2 लाइन आपके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट से इम्पॉर्टेंट है। अभी ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी में क्या हुआ, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस है, यानी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा भी कुछ होता है। तो कितने साल किस ईयर में? 1887 में हर्ट्ज ने। हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने 1885 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किया जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम था, 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक। और उन्होंने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह जो कि 20 मीटर के तकरीबन दूर है वहाँ पर ट्रांसमिट किया था। ट्रांसमिट मतलब वहाँ पर भेजा गया था उनके द्वारा। 1899 में मार्कोनी, जिसको हम रेडियो का डिस्कवरर मान के चलते हैं, पता नहीं इसके बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी है। जगदीश चंद्र बोस का कुछ उन्होंने थ्योरी या फिर एक्सपेरिमेंट चुराया था या ऐसे बोलते हैं उन लोग, तो हम अभी उसको साइड में रखते हैं। तो मार्कोनी, जिसको हम रेडियो का डिस्कवरर मान के चलते हैं, उन्होंने क्या किया था 1899 में उन्होंने ब्रिटिश चैनल के क्रॉस, ब्रिटिश चैनल के इस पार से लेकर उस पार तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया था। और 1901 में अटलांटिक ओशन में, इस मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं कि वो अमेरिका से यूरोप या फिर अमेरिका से अफ्रीका तो चाहे छोड़ दीजिए, यूरोप तक उन्होंने ट्रांसमिट किया था, अमेरिका से लेकर यूरोप तक। ठीक है, मार्कोनी ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो उसी से रेडियो कम्युनिकेशन का शुरुआत हुआ। अब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्जेस क्या कर सकते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में हो, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, तो वो चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। एंड ऑल्सो, यहाँ पर ओनली नहीं, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज मूव करे, चाहे चार्ज मूव करे या फिर चार्ज क्या हुआ, जो चार्ज मूव भी करे या फिर मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। लेकिन हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से ही क्वेश्चन आता है कि मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव करे तो क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो ज़रूर होता है, लेकिन सिंस चार्ज मूव कर रहा है या इसलिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। तो हमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो वही है जो है बस। अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब जिस चार्ज का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, या फिर चार्ज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उन केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज यानी स्पीडिंग अप चार्ज अगर स्पीड अप हो जाए या फिर स्लो डाउन हो जाए, जो हम एक्सरे में देखेंगे, चार्ज अगर स्लो डाउन हो जाए, या फिर चार्ज अगर घूमना शुरू कर दे, ठीक है, या फिर ऑसिलेट करना शुरू कर दे, सामने पीछे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर दे, या फिर ऐसे घूमना शुरू कर दे। तो ये वाला भी एक्सेलरेशन का केस है, स्लो डाउन भी एक्सेलरेशन का केस है। ये जो ऑसिलेट होता है सामने पीछे, ये टू एंड फ्रो, इसको भी हम वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज बोलते हैं, या फिर रोटेटिंग चार्ज, रिवॉल्विंग चार्ज। ये चारों केसेस एक्सेलरेशन को दर्शाते हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑसिलेटिंग चार्ज मतलब जो चार्ज पहले यहाँ से लेकर सामने जा रहा है, उसके बाद फिर पीछे, फिर इक्विलिब्रियम क्रॉस करके फिर पीछे, फिर सामने, फिर पीछे, ऐसे मूव कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, सामने पीछे मूव करता है, उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग चार्ज। मतलब ऑसिलेशन का मतलब ही है सामने पीछे कम बढ़ना, फिर कम होना, फिर जीरो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ऐसे, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करता है? देखिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ऑसिलेटिंग चार्ज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग अगर हो जाए, मतलब उनका वैल्यू प्लस माइनस ज़ीरो ऐसे ऑसिलेट करते रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। वो ऐसे ही एक दूसरे को जनरेट करके आगे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या क्या हैं? ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चाहे जितना भी
यहाँ पर यूनिवर्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुनने को मिलेगा या फिर फील करने को मिलेगा। तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में सेम स्पीड से यानी लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और मीडियम अगर चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग अलग स्पीड भी हो जाता है। एक ही मीडियम में अगर वैक्यूम ना हो तो दूसरा मीडियम हो वैक्यूम के अलावा, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो टाइप्स हैं उनके स्पीड भी अलग अलग होते हैं, लेकिन वैक्यूम में सभी का स्पीड सेम होता है। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो यहाँ पर लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत टाइम मिल रहा है आपको नोट करने के लिए, अगर चाहे तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इसके, क्योंकि यहाँ पर इसमें जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो हम मेरा गारंटी है कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आए, कैसा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, सीजीएल या फिर एनटीपीसी या फिर आपके स्टेट पीसीएस का, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ये होगा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होना ही चाहिए अगर आपने अच्छे से रिवाइज और या फिर वीडियो को देखा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है तो ये जो नोट्स है इससे अच्छा नोट आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, ये गारंटी हमारा है। कमेंट में भी आप बोल सकते हैं इससे अच्छा नोट अगर या फिर इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। वेव चेंजेस मीडियम, अगर वेव मीडियम भी चेंज कर ले तो इसका वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है। 3 नंबर में क्या है, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू एनी मीडियम। इसका एक फॉर्मूला है म्यू और ई लेकर, तो म्यू को हम नाम देते हैं परमिएबिलिटी, जो हम अभी आप फिलहाल नाम से ही सफाइज आपको मतलब संतुष्टि दीजिए, नाम से ही इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम बोल देते हैं। और एप्सिलॉन जो है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। अब होता क्या है, अगर एप्सिलॉन का वैल्यू, म्यू का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर परमिटिविटी का वैल्यू बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाता है। आप जस्ट इसी को जान लीजिए बस, और कुछ नहीं। अगर परमिटिविटी म्यू इंक्रीज हो जाए तो म्यू मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, म्यू अगर बढ़ जाए, परमिएबिलिटी बढ़ जाए तो उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, और अगर परमिटिविटी बढ़ जाए तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाता है। यही जानने से आपको काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन में भी नहीं आने वाला। और अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मिल जाएंगे। देखिए अब क्या होता है, कोई भी वेव क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। जब ऐसे मैं जब बातें कर यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरे गले से जो वेव निकल कर आ रहा है, साउंड वेव, वो आपके कान में सुनाई दे रहा है थ्रू द माइक एंड रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे इंसान को, मेरे सामने जो बैठा हुआ है उसको अगर मैं बुलाना चाहूँ तो मैं ज़ोर से उसको बुला सकता हूँ, तो मेरे से लेकर उसका डिस्टेंस बहुत दूर तक भी अगर हो तो उसे सुनाई देगा, क्योंकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एनर्जी के थ्रू, साउंड एनर्जी की थ्रू उसके कान में पहुँच जाता है। तो हम बोल सकते हैं वेव क्या करता है, वेव एनर्जी को कैरी करता है। लेकिन वेव का जो टोटल एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी होता है और दूसरे पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी होता है, और ये दोनों एनर्जी सेम होते हैं। मतलब हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन से और बाकी हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन से। यानी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है उनका रेशियो 1:1 है। चलिए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड चीज़ क्या है, तो हम दिखाते हैं अभी आपको। देखिए ये इसमें गौर कीजिए, इसमें एम्पलीट्यूड का मतलब है, ये देखिए ये जो बेस लाइन है ना, ये जो बेस लाइन है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लाइन। तो इस लाइन से मैक्सिमम, ये जो येलो लाइन है कहाँ तक गया है मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब विस्तार बोलते हैं इसको। तो एम्पलीट्यूड देखिए y की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर हम E0 बोलें, क्या बोलें, E0 मतलब E0, और जो ये ब्लू कलर का लाइन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम अगर B0 बोले तो B0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, E0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो ये जो रेशियो है E0 और B0, ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो का जो है वो लाइट के स्पीड के इक्वल होता है, c के इक्वल होता है।
तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि रेशियो मतलब E0 का रेशियो, E0 से मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, E0 और B0 का रेशियो जो है वो लाइट के स्पीड के इक्वल है। ऑसिलेशन ऑफ E एंड B आर इन सेम फेज, जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है, यहाँ की जब E0 होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होगा पॉजिटिव होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होगा मैक्सिमम होगा, और जब नेगेटिव होगा तब वो भी दोनों एक साथ नेगेटिव होते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी भी कैरी करता है, मोमेंटम भी कैरी करता है। मोमेंटम अब आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो एनर्जी कैरी करने यहाँ पर तो मास और वेलोसिटी आपको नहीं मिल रहा, वेलोसिटी मिल रहा है लेकिन मास तो नहीं मिल रहा है। तो सब कुछ ऐसे नहीं होता है, सब कुछ मास या वेलोसिटी, मास से सब कुछ डिफाइन हम नहीं कर सकते हर वक्त, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी पार्टिकल नेचर भी है जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये मान के चलिए कि अगर एनर्जी हो किसी में तो उसका मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव्स में मोमेंटम भी होता है। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इक्वल्स टू U/c, ठीक है। तो मोमेंटम स्मॉल p से डिनोट करेंगे हम, तो U होता है एनर्जी और c होता है लाइट का स्पीड। 8 नंबर में क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स ऑन ए सरफेस, अगर किसी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ रहा है, सबसे इजी मान लीजिए कि सनलाइट आके अगर सरफेस पे गिरे, ये सनलाइट आके अगर सरफेस पे गिरे तो वो सनलाइट क्या करेगा, वो सनलाइट इस सरफेस पे कुछ प्रेशर अप्लाई करता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सनलाइट जब हमारे बॉडी के ऊपर आके पड़ रहा है तो वो बॉडी पर भी कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि बॉडी में तो सनलाइट की वजह से कुछ प्रेशर पड़ नहीं रहा है, लग नहीं रहा। देखिए प्रेशर पड़ना एक अलग बात है, प्रेशर फील होना अलग बात है। प्रेशर तो हमेशा पड़ेगा, सनलाइट या फिर कोई भी तरह का लाइट। अगर आप हीटर के पास बैठे हैं, हीटर से अगर आपके शरीर में कुछ गर्मी आ रही है तो वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि गर्मी, वो जो हीट आ रहा है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्रेशर तो सभी एक्सर्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो प्रेशर हम फील नहीं करते, क्योंकि इस प्रेशर के वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रेशर अप्लाई करता है वो। तो वो लाइट हो सकता है, वो हीट वेव हो सकते हैं, वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव हो सकते हैं, वो एक्सरे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता, कुछ भी, अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है। तो कोई भी तरह का अगर रेडिएशन अगर शरीर के ऊपर पड़े तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा, या फिर सिर्फ शरीर नहीं, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर P इक्वल्स टू I/c। आई क्या है, इंटेंसिटी। अब आप बोलेंगे व्हाट इज़ इंटेंसिटी, तो हम समझा देते हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो देखिए I/c एक फॉर्मूला है क्या, एक 2I/c है। मतलब अगर रफ़ सरफेस है, मान लीजिए कि कोई सरफेस जो बहुत रफ़ है जहाँ पर ये लाइट आके पड़ रहा है, तो लाइट अगर आके पड़े तो वो सरफेस में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब जो हो, अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो वो मोमेंटम को, यहाँ पर जो मोमेंटम है उसको पूरा यहाँ पर दे देता है। तो रफ सरफेस की वजह से हम I/c लिखेंगे। अगर प्लेन सरफेस हो जाए, रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो क्या होता है, लाइट यहाँ पर आके गिरा फिर वापस चला गया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आने की तरफ एक डायरेक्शन, जाने के समय दूसरा डायरेक्शन। तो ये दोनों अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसलिए जो 2 फैक्टर है वो आने के लिए और जाने के लिए 2 फैक्टर यहाँ पर 2 का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से वो 2I/c हो जाता है। और इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी है, मान लीजिए एक एरिया है, ये वाला एरिया, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ से लाइट जा रहा है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी लेके जा रहा है, तो इस एरिया को अगर 1 मीटर स्क्वायर नाम दे दें तो 1 मीटर स्क्वायर से पर 1 सेकेंड कितना एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है परपेंडिकुलरली, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन यही हो गया। अब देखिए रेडिएशन प्रेशर मेज़र किसने किया था, साइंटिस्ट निकोल्स एंड हल ने ये रेडिएशन प्रेशर मेज़र किया था। 10 नंबर 10th पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये होगा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्जेस डिफ्लेक्टेड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से चार्जेस डिफ्लेक्टेड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चार्ज है नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी कैरी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैरी होता है। तो चार्जेस अगर नहीं हैं तो
डिफ्लेक्शन का भी कोई बात नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखा है क्या, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट कैरी चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, या फिर वो वेव्स कोई चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेकर जाते हैं, इसीलिए डिफ्लेक्शन भी नहीं होता है, सीधा निकल जाता है। 11 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन देखिए, लाइट का जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हाँ, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफ्रेंस होता है, अगर दो स्पेशल टाइप का लाइट रे अगर कहीं आकर किसी दीवार में गिर रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर डार्कनेस होता है, इसको हम इंटरफ्रेंस बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन भी, लाइट का जो बेंडिंग है उसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर सेम कैरेक्टर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहे लाइट हो या फिर एक्सरे हो या फिर हीट वेव हो, कोई भी हो, सभी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, सिर्फ उनमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, लेकिन प्रॉपर्टी सब में सेम है। इसलिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये पांचों फिनोमेना शो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा। 12th में क्या है, the electric field of an electromagnetic wave is responsible for its optical effects because एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत ही बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से। जैसे हमने अभी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, c के बराबर है, या c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से 10⁸ गुना ज़्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि इनका यूनिट अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर न्यूमेरिकली सोचे तो बहुत ही बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जो हमें आँखों में अगर रोशनी पड़े तो उसका जो इफेक्ट आँखों में दिखाई देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उतना नहीं होता। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब एक ब्रॉड रेंज है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये देखिए, ये एक अच्छे से डायग्राम को आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, या फिर आप इस डायग्राम में, ये एक डायग्राम इतना अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस, ये ब्लू जो वर्टिकल लाइन है, ये सारे लाइंस का डिस्टेंस सेम है। अब देखिए यहाँ पर एक वेव, इतना एक पूरा वेव भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, यहाँ पर वेव एक पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर जो गैप, यहाँ पर जो स्प्रेडिंग है ये वेव का, यहाँ पर स्प्रेडिंग थोड़ा कम है, उसके बाद यहाँ पर स्प्रेडिंग और ज़्यादा कम है, यहाँ पर फिर स्प्रेडिंग कम होते रहा है, और ये जो क्रेस्ट है नंबर ऑफ, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं और इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट, ट्रफ, तो देखिए जितना हम उस तरफ राइट की तरफ जा रहे हैं वहाँ उतना ही क्रेस्ट का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रेस्ट एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर देखिए लगभग 2 के बराबर क्रेस्ट हो गया। यहाँ पर देखिए 3 क्रेस्ट हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रेस्ट्स यानी नंबर ऑफ टॉप पोजीशंस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं राइट की तरफ। तो जितना कम जगह में नंबर ऑफ क्रेस्ट ज़्यादा होंगे उतना ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। जहाँ जैसे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम, उसके बाद ज़्यादा हो रहा है, फिर से ज़्यादा और ज़्यादा, उसके सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इस रीजन में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही कंजस्टेड है ये। तो ये देखिए ये डिस्टेंस भी कम हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस ये ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ से लेकर डिस्टेंस कम हो गया, फिर से यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा है, फिर से यहाँ पर डिस्टेंस कम और कम हो रहा है, फिर डिस्टेंस और कम हो रहा है और कम हो रहा है, ऐसे ही डिस्टेंस घटता जा रहा है, कंटिन्यूसली डिस्टेंस घटता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हम राइट साइड में जाते हैं उतना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ़ ये क्रेस्ट जो है, पीक्स, इसको हम पीक बोलते हैं, पीक या क्रेस्ट बोल सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ पीक्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीक्स कम है। तो जितना राइट साइड में जाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जितना लेफ्ट साइड में आएंगे उतना फ्रीक्वेंसी घटेगा। और वेवलेंथ लेफ्ट साइड में वेवलेंथ ज़्यादा है और राइट साइड में देखिए वेवलेंथ, ये डिस्टेंस जो है ये कम है। तो अब हम समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव कौन सा है, रेडियो वेव। यहाँ पर देखिए सबसे लेफ्ट में कौन सा है,
रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में देखिए पहले रेड वाला है, उसके बाद वायलेट वाला, और बीच में येलो, ग्रीन, ये जो एक्सेट्रा जो है वो। उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद एक्सरे है, गामा रे है। अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कुछ इमेज भी दिया हुआ है। तो रेडियो वेव का जो यूजेस है, अभी यहाँ पर ये जो इमेजेस है ना, यहीं पर आपको इमेजेस, रेडियो वेव का जो इमेज है, रिप्रेजेंटेटिव इमेज, मतलब रेडियो वेव के यूजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेज ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पर उनका यूजेस भी है। तो बहुत अच्छे से अगर आप इस पिक्चर को समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि रेडियो वेव कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए रेडियो वेव यूज़ होता है कहाँ पर, ब्रॉडकास्ट, रेडियो एंड टेलीविज़न। हाँ, अभी डिटेल्स में सब समझेंगे, सब कुछ है। माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है, और यूज़ होता है टेलीफोन कम्युनिकेशन में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुकिंग, रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज़ होता है? इंफ्रारेड मतलब जो हम रूम हीटर यूज़ करते हैं ना ठंडी के टाइम, विंटर में जो रूम हीटर, ये है रूम हीटर। तो रूम हीटर से इंफ्रारेड वेव निकल के आता है, जिसको हम हीट वेव भी बोलते हैं। ये देखिए, ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर्स, रेडिएटर्स। रेडिएटर मतलब ये जो हीट रेडिएटर है उसका। अच्छा, विजिबल लाइट में देखिए कलर दिया हुआ है यहाँ पर, रेड से लेकर रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, उसके बाद ग्रीन का एक और कलर है, उसके बाद इंडिगो है, या फिर जिसको हम आसमानी रंग कहते हैं, और उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट। तो ऐसे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है राइट साइड की तरफ, और लेफ्ट की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा है। अल्ट्रावायलेट में कुछ यूजेस हैं। यहाँ पर एक इमेज है, क्या देखिए यहाँ पर, एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन। जो जितना अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब होगा उतना ही स्किन में टैनिंग ज़्यादा होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी अल्ट्रावायलेट का यूज़ है। ये क्या है, ये एक चश्मा है जिसको हम वेल्डर्स ग्लास भी कह सकते हैं, या फिर सन की तरफ हम अगर डायरेक्ट ना देख सकें, देखना भी चाहिए नहीं, सन की तरफ अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आंखों में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम ये जो सनग्लास हैं इसको पहनते हैं, जो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सरे में तो हमें मालूम ही है, और गामा रे क्या, वो रेडियो एक्टिव के लिए यूज़ होता है। मतलब ये सिंबल का मतलब है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से गामा रे निकलता है, तो उसका भी बहुत सारा यूज़ हम देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पर इतना पूरा थ्योरी है, सब जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है सबका थ्योरी यहाँ पर कलेक्टेड है। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पर, वेवलेंथ रेंज यहाँ पर। तो हम जो है यहाँ पर गामा रे से लेकर अगर नीचे की तरफ जाएँ, गामा रे से अगर नीचे की तरफ जाएँ हम, तो क्या देखेंगे कि जितना नीचे आ रहे हैं उतना फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, और वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वो बढ़ रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ये टर्म का पूरा लाइन बाय लाइन नहीं बोलने वाला, आप ये जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर बोल देते हैं। जैसे ये वाला जो वेवलेंथ, गामा रे का वेवलेंथ याद रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये वाला है विजिबल लाइट का। देखिए विजिबल लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला आपको याद रखना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप याद रखेंगे एक्सरे का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम अब याद रखेंगे यूवी का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे तो ऑर्डर क्या होगा याद रखने का, पहले ये याद रखेंगे आप, उसके बाद एक्सरे वाला, उसके बाद ये अल्ट्रावायलेट वाला, इस ऑर्डर में याद रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये वाला ये जो ऑर्डर अगर मालूम चल जाए। नैनोमीटर मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है नैनोमीटर, एन एम मतलब 10⁻⁹ मीटर, और जो माइक्रोमीटर है उसका मतलब है 10⁻⁶ मीटर। तो ये पिकोमीटर मतलब है 10⁻12, ठीक है, ये पिकोमीटर, ये देखिए, तो लेस देन 1 पिकोमीटर है ये। अब अगर आपको ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना रखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, मैं तो कहूँगा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप वेवलेंथ को याद रख सकते हैं तो 3 × 10⁸ से आप वेवलेंथ को डिवाइड करके भी आप ये वाला जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में बहुत दूर दूर तक रहेगा, तो आपको उसमें से पता चल जाएगा कि कौन सा किसका है। अब देखिए ये इसमें डिटेल्स यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। पहला वाला क्या है, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, जो हमने पहले डिस्कशन में देखा था कि मार्कोनी ने रेडियो, जिसको हम डिस्कवरर मानते हैं मार्कोनी को, तो उन्होंने रेडियो वेव की मदद से रेडियो वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूर तक ट्रांसमिट किया था। तो एक टर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो ये याद रख सकते हैं आप, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो ये के मतलब क्या है, किलो मतलब 1000, ठीक है।
और एम मतलब कैपिटल एम मतलब क्या है, मेगा। मेगा मतलब क्या होता है, मेगा मतलब होता है 10⁶। तो ये आप याद रखेंगे। और सेलुलर फ़ोन में जो यूज़ होता है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हाई कि वो गामा रे या फिर एक्सरे तक चला जाएगा, वो रेडियो वेव में सबसे ज़्यादा है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद चले आते हैं माइक्रोवेव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है माइक्रोवेव। तो प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर देखिए कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड। तो इनसे माइक्रोवेव प्रोड्यूस होते हैं। और रडार एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI इसको मान के चलिए कि रडार एप्लीकेशन में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रडार में हम कौन सा, रडार भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम ही है, एक तरह का रडार डिटेक्शन सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी बोलना चाहें आप। तो रडार भी एक कम्युनिकेट करता है सामने वाला जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है रडार्स की मदद से। तो रडार में भी कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन कम्युनिकेशन में हमें मालूम है कि कम्युनिकेशन का ज़्यादातर हिस्सा रेडियो वेव में आ जाता है, लेकिन माइक्रोवेव में रडार आता है। तो मतलब रडार में माइक्रोवेव का ही यूज़ हम करते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है कि रडार मतलब रेडियो वेव नहीं है, रडार मतलब माइक्रोवेव का यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के मदद से उसमें भी माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और रेडियो वेव से उसका वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है और एनर्जी लॉस भी कम होता है, इसलिए ये दूर तक जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में हम माइक्रोवेव, रडार भी लॉन्ग डिस्टेंस है, ये भी एक टाइप का लॉन्ग डिस्टेंस, और ये लॉन्ग डिस्टेंस में हम माइक्रोवेव का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइक्रोवेव ओवन, जो हम यूज़ करते हैं घर में, माइक्रोवेव ओवन। तो उसमें होता है क्या है, वो माइक्रोवेव ओवन में जो कंटेनर है फूड का जिसमें हम खाना रख के गर्म करते हैं, तो वो फूड कंटेनर गर्म नहीं होता, डायरेक्ट खाना गर्म हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ओवन में कुछ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें उनका वाटर मॉलिक्यूल का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जिसको हम रोटेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो वो रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कराते हैं हम माइक्रोवेव के ओवन, मतलब माइक्रोवेव ओवन से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है उसको हम मैच कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से। और उसमें क्या होता है, रेजोनेंट में जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है तो ये माइक्रोवेव का जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, वो फूड में जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स वो उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही फूड को हम गर्म कर सकते हैं विदाउट हीटिंग द कंटेनर। अब देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, ये आपको याद रखना है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़। गीगा मतलब क्या है, गीगा मतलब 10⁹, मेगा मतलब 10⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ऐसे। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्रिकॉशन, जब वन शुड यूज़ पोर्सलिन का कंटेनर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटल कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है और शॉक भी लग सकता है, तो अवॉइड शॉक और मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। पोर्सलिन का जो कंटेनर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोर्सलिन का मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा साइज़ का होता है, इतना भी बड़ा नहीं जो खाली आँख में हम देख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मेटल के या फिर दूसरे कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के बहुत बड़ा साइज़ का होता है, इसलिए उनका रोटेशन बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में होता है, ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा सेफ़ है पोर्सलिन कंटेनर। इंफ्रारेड वेव को हम हीट वेव भी बोलते हैं, हीट वेव, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये हीट वेव ये एब्जॉर्ब होता है और उसको ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो दीज वेव्स प्रोड्यूस, देखिए क्या, हीटिंग इफेक्ट, इंफ्रारेड में हीटिंग इफेक्ट, सो दीज आर कॉल्ड हीट वेव्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और उसके बाद NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या करते हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड या फिर हीट वेव को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो भी सराउंडिंग में सब्सटेंसेस है उसमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल या फिर CO2 या फिर NH3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हीट वेव को एब्जॉर्ब करके उस सराउंडिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। यूजेस क्या है, रिमोट कंट्रोल की भी VCR
इसमें जो एसी का रिमोट होता है या फिर वो साउंड सिस्टम का रिमोट या कोई भी रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें सब में इंफ्रारेड यूज़ होता है। अच्छा, ग्रीन हाउस में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये वाला है, ये सन, ये अर्थ है, और यहाँ से ये एटमोसफियर, ये अर्थ, ये वाला अर्थ है और ये एटमोसफियर है, ठीक है, ये क्या है, एटमोसफियर। तो सन रेज जब आते हैं डायरेक्ट तो वो विजिबल लाइट की तरह आते हैं, विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, इसलिए विजिबल लाइट एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके चले आते हैं अर्थ की तरफ, अर्थ तक आ जाते हैं। लेकिन अर्थ का जो सिस्टम, अर्थ का जो मास है, ये अर्थ लैंड मास, वो क्या करता है, ये इनकमिंग जो विजिबल लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको रेडिएट करता है। तो जब ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ का टेम्परेचर तो सन की तरह उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से वो जो रेडिएट करता है वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए लिखा है, इनकमिंग विजिबल लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स, मतलब विजिबल लाइट का वेवलेंथ शॉर्ट है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड, are absorbed by Earth's surface and re-radiated as infrared of longer wavelength। वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है जब अर्थ उसको रेडिएट करता है, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ का इंफ्रारेड ग्रीन हाउस गैसेज में ट्रैप हो जाता है, वाटर वेपर, CO2 इनमें। तो यहाँ पर और कुछ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हेज फोटोग्राफी वगैरह वगैरह। इंफ्रारेड डिटेक्टर में अर्थ सैटेलाइट में यूज़ होता है मिलिट्री पर्पस और ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसल का ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए या फिर चेक करने के लिए। तो इंफ्रारेड लैम्प जो है फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है। फिजियोथेरेपी में अगर मस्कुलर पेन को कम करना हो तो इंफ्रारेड लैम्प से हीट को हम देते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो इंफ्रारेड लैम्प का यूज़ फिजियोथेरेपी में है। और यहाँ पर कुछ लिखा है, देखिए यहाँ रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन इंसेल वॉल वगैरह वगैरह, देख लीजिएगा आप ये सब। अब देखिए ये है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर यहाँ से लेकर अगर ये वाला पूरा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है, ये वाला स्पेक्ट्रम, तो उसमें सिर्फ इतना वाला पोर्शन विजिबल लाइट में आता है जिसको हमने जूम करके यहाँ पर दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्या है, वायलेट, और राइट साइड में क्या है, रेड। तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हाई एनर्जी, और राइट साइड में लो एनर्जी। ये क्या है, ये वेवलेंथ का है, ये सब वेवलेंथ के हैं। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। 400 कहाँ पर, 400 जाएगा ये क्या बोलते हैं इसको, वायलेट में, और 700 जाएगा कहाँ पर, 700 जो है वो बॉर्डर लाइन है रेड का। तो जितना रेड की तरफ जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ता है, जितना वायलेट की तरफ आएंगे उतना वेवलेंथ घटता है, और फ्रीक्वेंसी वायलेट की तरफ ज़्यादा है, रेड की तरफ कम है। तो विजिबल लाइट का तो क्या है, हम जानते हैं यूज़, विजिबल लाइट की मदद से ही हम सब कुछ देख सकते हैं। अब देखिए अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का यूज़ कहाँ पर, ये जो एक्वागार्ड या केंट आर जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं उसमें यूवी का इस्तेमाल करके, यूवी का यूज़ करके बैक्टीरिया को किल करना पड़ता है। बैक्टीरिया से वाटर को अगर प्यूरीफाई करना चाहें या फिर बैक्टीरिया से फूड को अगर प्रोटेक्ट करना चाहें तो हम अल्ट्रावायलेट का यूज़ करते हैं, या फूड प्रिजर्वेशन या फिर वाटर प्यूरीफायर। इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स, फोर्स डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट, जो फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट कलेक्ट करते हैं वो अल्ट्रावायलेट की मदद से पहले फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करते हैं विद द यूज़ ऑफ यूवी। इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए यूवी का यूज़ किया जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये एक वेल्डर ग्लास है, मतलब जो वेल्डिंग होता है ना, मेटल का जो वेल्डिंग होता है उसमें वो हाई एनर्जी रेज होता है जिसमें यूवी रहता है। तो यूवी अगर ह्यूमन आई में डायरेक्ट चला जाए तो उससे आँखों में डैमेज हो सकता है, इसलिए यूवी से प्रोटेक्शन के लिए हम वेल्डर ग्लास का यूज़ करते हैं। ये क्या है, वेल्डर ग्लास। देखिए वेल्डर्स वेयर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोजेक्टेड बाय वेल्डिंग आर्क्स। और सन की तरफ हमें डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए क्योंकि सन से भी बहुत सारा यूवी रे आता है। यूवी रे क्या करता है, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन। अगर बॉडी में बहुत देर से अगर सनलाइट डायरेक्टली आए, सनलाइट में जो यूवी रेज होते हैं वो स्किन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, स्किन में टैनिंग हो जाता है, स्किन का कलर डार्क हो जाता है टेम्पोरेरीली। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यूवी कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है जिसमें से यूवी पास कर सकता है, लेकिन यूवी ऑर्डिनरी ग्लास से पास नहीं करता। तो सन ग्लास या फिर गॉगल्स या फिर जो वेल्डर ग्लास है इनमें यूवी ब्लॉक हो जाता है,
यूवी यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर सो वन कैन नॉट गेट टैंड थ्रू ग्लास। तो अगर कोई कार के अंदर है, जितना भी धूप है कार के अंदर अगर कोई रहे तो उसके शरीर के किसी हिस्से में अगर सनलाइट आके गिरे तो उसमें टैनिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें से जो सनलाइट तो पास हो जाएगा, विजिबल लाइट पास हो जाएगा ग्लास से, लेकिन यूवी अटक जाएगा, यूवी को ब्लॉक कर देता है ये ऑर्डिनरी ग्लास। देखिए यूवी की मदद से हम लैसिक सर्जरी कर सकते हैं आँखों में, जो पावर को जो चेंज करना होता है तो उसको आई बॉल का जो साइज़ कम घटाना या फिर बढ़ाना, उसको लैसिक सर्जरी में यूवी का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यूवी क्या होता है, यूवी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, हाँ ओजोन लेयर जो 40 से 50 किलोमीटर अबव है ओजोन लेयर, उसमें ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यूवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हार्मफुल यूवी रेज से, ये देखिए यूवी लाइट इन लार्ज क्वांटिटीज हैज़ हार्मफुल इफेक्ट बट मोस्ट ऑफ द यूवी लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे में क्या है, वन कॉमन वे, देखिए एक्सरे का जनरेशन है, क्या है कि अगर यहाँ से बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम अगर एक हेवी मेटल में प्रोजेक्ट करें हम, तो मेटल में जाकर जब ये कोलिशन करता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी उसका स्पीड कम होगा वो डिसलेरेटेड या फिर उसका ब्रेकिंग जो मोशन है उसका ब्रेक मतलब उसका स्पीड कम हो रहा है, तो उसके मोशन में जो बदलाव आएगा उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा या फिर हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है जिसको हम एक्सरे नाम देते हैं। तो वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे वेव्स इज़ टू बॉम्बार्ड ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम होता है, उनका एनर्जी कम होता है और वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, एक्सरे में। इन मेडिकल डायग्नोसिस एक्सरे में क्या होता है, हमें मालूम है कि अगर एक्सरे का फोटोग्राफी करने के बाद हमें पता चलता है कि बोन में कोई फ्रैक्चर या फिर कोई इरेगुलरिटी है या नहीं, क्योंकि एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स। एक्सरे फ्लैश से पास कर सकता है लेकिन बोन का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से एक्सरे बोन से पास नहीं कर सकता। तो इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड। एक्सरे का रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग में फॉल्ट डिटेक्ट करना, क्रैक डिटेक्ट करना मेटल प्रोडक्ट्स में, और CIG डिपार्टमेंट या फिर जो स्मगलिंग प्रिवेंशन डिपार्टमेंट है उनमें एक्सप्लोजिव डायमंड गोल्ड अगर कोई स्मगल करके ले जा रहा है तो उसका पता भी हमें एक्सरे से ही चलता है। रेडियोथेरेपी में भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए गामा रे, ये लास्ट टॉपिक है इसमें, तो थ्योरी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो गामा रे में क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे कम वेवलेंथ और मोस्ट पेनिट्रेटिंग, बहुत ही पेनिट्रेशन पावर है। थिक मेटल सरफेस को भी ये पेनिट्रेट करके इस पार से उस पार चला जाता है। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके मतलब एक एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव डीके की वजह से कोई दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो गामा रे में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। तो रेडियोथेरेपी में है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन में होता है, इथिलीन से पॉलीथीन बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। फूड स्टफ का को प्रिजर्व करने के टाइम ये थोड़ा काम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम लास्ट में रखें। और स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्ली में भी गामा रे का इस्तेमाल होता है। तो गामा रे सबसे डेंजरस रे है, मोस्ट डेंजरस रे है ये। तो गामा रे के एक्सपोजर से हमें कैंसर भी हो सकता है और कैंसर का जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी गामा रे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी है इसमें। तो अब हम चले जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक MCQs में। देखिए ये सीरियल नंबर कंटिन्यू हो रहा है पहले से ही, 177 सीरियल नंबर क्या है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो थ्योरी में पहले ही डिस्कशन कर दिया था हमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस 0 होता है, ऑप्शन ए। 178 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, गामा रे का, जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया। 179 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तो ये बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। 180 क्वेश्चन क्या है, 180 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स।
तो ट्रांसवर्स वेव का जो प्रूफ वो हमें मिलता है पोलराइजेशन से। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस कोई भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है। साउंड वेव पोलराइजेशन नहीं दिखा सकता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइजेशन दिखाते हैं। तो पोलराइजेशन के बारे में हम लाइट चैप्टर में लास्ट में डिस्कस करेंगे। 181 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें एक्सरे का ज़रूरत पड़ता है। 182 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर यूज टू ट्रीट मसल एक। मसल एक का मतलब मसल क्रैम्प या फिर मसल में जो दर्द होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम इंफ्रारेड लैम्प का यूज़ करते हैं। इसको अटेम्प्ट कीजिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्ज इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किससे होता है, तो चार्ज जब एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड इंक्रीज होना, स्पीड डिक्रीज होना, टू एंड फ्रो, सामने की तरफ पीछे की तरफ मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए तो उसका एनर्जी बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो ये हो सकता है। मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ये भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता, इसलिए बोथ, ये वाला आंसर बोथ ए एंड सी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा थ्योरी में थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को एक फोर्स फील होता है। अगर चार्ज को अगर फोर्स फील होगा तो उसके लिए एक एक्सेलरेशन भी रहता है, तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। 184 क्या है, विच वेव्स आर यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन में हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। 185 द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंटेंसिटी है या फिर एनर्जी कैरी कर रहा है उसका, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो है इक्वल कंट्रीब्यूशन, यानी 1:1। 186 द वेवलेंथ्स ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिटवीन दोज ऑफ अल्ट्रावायलेट और गामा। तो यूवी और गामा इनमें, इनके बीच में कौन है, तो देखिए यूवी के बाद एक्सरे आता है, उसके बाद गामा, तो ये होगा एक्सरे आंसर इसका। 187 विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, वो है रेडियो वेव, सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसको। 188 to which part of the spectrum does electromagnetic waves belong if the energy of the wave is of the order of 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखिए अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना भी ऑर्डर आएगा तो उसको हम एक्सरे में टिक करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10,000, 20,000, 30,000, 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हो तो उसमें एक्सरे प्रोड्यूस होता है। 189 the ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field। तो एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड मतलब B0, इसके बाद नीचे है E0 इसका, तो हमें मालूम है E0 बाई B0 क्या है, E0 बाई B0 है स्पीड ऑफ लाइट c। तो B0 बाई E0 क्या होगा, 1 बाई रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल दिया है क्या, नहीं, यूनिटी है, रेसिप्रोकल ऑफ B है, स्पीड ऑफ लाइट कुछ नहीं है, तो नन ऑफ दिस। 190 which properties among the following is false about electromagnetic waves। ये among the होगा, ये among the following is false about electromagnetic waves। The energy in an electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल डिवाइड होता है एनर्जी का, सही है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक पैरेलल तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला गलत हो गया। तो फॉल्स में आंसर, ये फॉल्स लेना है तो आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। 191 विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हीट वेव भी है, एक्सरे भी है, बीटा रे नहीं है, तो ये वाला हो गया आंसर। What is the ratio of speed of infrared and ultraviolet rays in vacuum। वैक्यूम में जहाँ पर कोई मैटर नहीं है वहाँ पर इंफ्रारेड और यूवी का स्पीड का रेशियो क्या है, तो स्पीड दोनों का स्पीड सेम होगा, इसलिए स्पीड का रेशियो 1:1। 193 द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूवी रेज एंड IR रेज इन ग्लास मीडियम। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता चाहे मीडियम कौन सा भी हो, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी, अच्छा
तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, ग्लास मीडियम में यूवी और आईआर का, तो देखिए मीडियम जैसा भी हो, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ज़रूर अलग है इसमें। तो यूवी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इंफ्रारेड का कम होता है। तो हम बोल सकते हैं यूवी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इंफ्रारेड का कम है, चाहे वो ग्लास मीडियम हो या फिर कोई अलग दूसरा मीडियम हो। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि यूवी मतलब जो सोर्स से जो प्रोड्यूस हो रहा है, वैक्यूम में तो फ्रीक्वेंसी यूवी का ज़्यादा है, इंफ्रारेड में भी वैक्यूम में यूवी का फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाए तो इसमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यूवी का फ्रीक्वेंसी हमेशा इंफ्रारेड से ज़्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 यानी सी ऑप्शन। 194 द एक्सरे बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय, देखिए एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी नन ऑफ द अबव। 195 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, उसके बाद सबसे कम वेवलेंथ। तो क्या होगा उसमें, सबसे ज़्यादा होने वाला है माइक्रो से स्टार्ट होकर गामा रे में ख़त्म होगा। तो माइक्रो से स्टार्ट होकर गामा रे में ख़त्म होने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, डी वाला। 196 द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फेज लेकिन पैरेलल नहीं है, अपोजिट फेज नहीं है, अपोजिट फेज नहीं है, इन फेज और परपेंडिकुलर। इन फेज और परपेंडिकुलर मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में है, रेड में है। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, रेड का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यह दिखाई दे। ब्लू कलर अगर यूज़ करेंगे तो इतना फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है आँखों में। 198 द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है, ऑब्वियसली गामा रे का। 199 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर करेक्ट। एक्सरे इन वैक्यूम ट्रैवल फास्टर देन लाइट वेव्स इन वैक्यूम। देखिए स्पीच सबका सेम होता है चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड में क्या है, द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट फोटोन। देखिए फोटोन का एनर्जी, फोटोन का डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन हम मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट कुछ भी वेव हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको हम अगर पार्टिकल नेचर में देखें यानी क्वांटम नेचर में, तो उसका जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट कुछ पार्टिकल्स में कैप्चर्ड है। तो ये जो पार्टिकल का एनर्जी होता है E इक्वल्स टू सम कांस्टेंट H बोलते हैं उसको, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अब जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज़ ग्रेटर देन लाइट फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा फोटोन का है, इसलिए एक्सरे फोटोन की एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ये ठीक है, सही है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बट एक्सरे कैन नॉट। देखिए लाइट को पोलराइज किया जा सकता है लेकिन एक्सरे को नहीं किया जा सकता। ऐसा तो गलत है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर ऑफ ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायमेंशन तो करंट के साथ इक्वल है, इसलिए इसका आंसर होगा एम्पियर, यानी करंट का जो यूनिट है। 201 द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन। इंफ्रारेड किसके बीच में होता है, तो इंफ्रारेड के लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी को देखें यहाँ पर और इस तरफ वेवलेंथ को देखें, तो इंफ्रारेड के राइट में है रेड और लेफ्ट में है माइक्रो। तो हम बोलेंगे माइक्रो एंड विजिबल, माइक्रो एंड विजिबल मतलब बी। In an electromagnetic wave, power is transmitted along the magnetic field, power is transmitted along the electric field। देखिए पावर मतलब एनर्जी किस तरफ जा रहा है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तो पावर तो इस तरफ जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी तो इस तरफ है, तो हम बोल सकते हैं पावर इज ट्रांसमिटेड। ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ना ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। पावर इज़ इक्वली ट्रांसफर्ड अलॉन्ग, ये भी गलत है, क्योंकि पावर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द बोथ द फील्ड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 203 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गामा रेज आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर्स, ये तो सही है। वन कैन नॉट गेट टैन्ड अंडर नॉर्मल ग्लास। इन रडार सिस्टम वी यूज़, रडार सिस्टम रेडियो वेव्स आर यूज्ड, ये गलत है। अच्छा यहाँ पर करेक्ट तो देखते हैं।
अच्छा, गामा रे का वाटर प्यूरीफायर में इस्तेमाल से ज़्यादा होता है वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल यूवी रे में, तो हम गामा रे को नहीं बोलेंगे। रडार सिस्टम में क्या है, माइक्रोवेव, तो ये भी गलत हो गया। गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, गामा रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, ये भी गलत है। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या है, वन कैन नॉट गेट टैंड अंडर नॉर्मल ग्लास, ये वाला। हाँ, थ्योरी में ये लिखा था ज़रूर, लेकिन यूवी का ज़्यादा इस्तेमाल वाटर प्यूरीफायर में होता है, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, क्योंकि इस गामा रे का इस्तेमाल हम हर बार नहीं करते। फूड प्रिजर्वेशन में हो सकता है लेकिन वाटर प्यूरीफायर में नहीं होता है। वाटर प्यूरीफायर में यूवी का इस्तेमाल होता है। 204 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन विच इट इज़ इंसिडेंट, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पर भी पड़ता है उसमें उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर के नाम से थ्योरी में डिस्कस किए हैं। तो ये भी सही है, मतलब गलत कौन सा है, कोई भी गलत नहीं है। नॉट करेक्ट मतलब नाइदर ए नॉर बी, ये वाला आंसर है, क्योंकि सही तो ये भी है, सही तो बी भी है। 205 नंबर, एक्सरेज आर नॉट यूज फॉर रडार पर्पसेस बिकॉज, एक्सरे को हम देखिए रडार पर्पस में जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही उसको यूज़ करना बढ़िया रहेगा। अगर रेडियो माइक्रो और एक्सरे को देखें तो कंपेयर करें तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एक्सरे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, माइक्रो का थोड़ा कम है और रेडियो का और भी कम है। लेकिन हम एक्सरे को यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि एक्सरे का इतना एनर्जी है कि वह जहाँ से उसको सिग्नल यानी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आना है यानी रिफ्लेक्ट होना है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है। वो क्या होता है, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड रादर दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द टारगेट, इसलिए इसका आंसर होगा दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट। इतना ज़्यादा एनर्जी है कि वो पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। लेकिन माइक्रोवेव, रेडियो वेव उतना दूर तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियो वेव का एनर्जी कम है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है उससे पहले। माइक्रोवेव का एनर्जी ऑप्टिमम है, जा भी सकता है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ भी सकता है, इसलिए माइक्रोवेव को ही हम एप्रोप्रिएट चॉइस लेकर चलते हैं। तो ये कुछ MCQs थे इसमें डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs बना सकते हैं हम, एग्जामिनर भी बना सकता है, लेकिन उसका उतना MCQs से बनाने से पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपका और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर को लेकर।